फ्रेंड्स, तो हम आज देखेंगे जो एसएससी सीजीएल 2015 के जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 1 के रिटन सॉल्यूशन हम भी देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें हमें क्या पता करना था कि हमें एंटोनिम पता करना, कौन से वर्ड का? एपिटोमी का। एपिटोमी हमें पता है, एपिटोमी का मीनिंग क्या होता है, वो भी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। बट लेकिन हम इस मीनिंग से अगर जाएंगे तो यहाँ पे हमें इसका कोई भी एंटोनिम नहीं मिलेगा। लेकिन एपिटोमी का एक सेकंड मीनिंग भी होता है। सेकंड मीनिंग क्या होता है? एसेंस और मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ समथिंग। अब इस हिसाब से हम देखेंगे एकजोट क्या होता है? किसी को एकजोट करना, परसुएड करना, किसी को करने काम करने के लिए दबाव डालना, उसको हम बोलते हैं एकजोट। एकजोट तो हमारा मीनिंग हो नहीं सकता। ल्यूसिड क्या होता है? ल्यूसिड कोई भी चीज होती है दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। कोई भी राइटिंग है, कोई भी आर्टिकल है जो रीड करने में आसान है तो उसको हम बोलेंगे ल्यूसिड। और नेक्स्ट यहाँ पे प्रिसाइज क्या होगा? प्रिसाइज टू द पॉइंट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एपिटोमी का वन ऑफ द मीनिंग्स क्या होता है? एसेंस ऑफ समथिंग और मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ समथिंग। तो इसका एंटोनिम क्या होगा यहाँ पे? एक्सपेंसिव। गाइस, ये बहुत ही टफ साइड का एंटोनिम है, लेकिन ऐसे वर्ड्स जो अक्सर एसएससी पूछती है। सेकंड क्वेश्चन हम पूछते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें बताना है। कौन सा वर्ड है? दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। ये तो अक्सर काफी बार पूछा जाता है। तो इलेजिबल को हम कैसे रीड कर सकते हैं? रूट वर्ड से डिवाइड कर सकते हैं, इल प्लस लेजिबल। लेजिबल क्या होता है? जो पढ़ा जा सके। इलेजिबल क्या हो जाएगा? जो रीड नहीं किया जा सकता। कोई भी हैंड राइटिंग इतनी डर्टी होगी जो इलेजिबल है, जिसको हम रीड नहीं कर सकते, उसको हम इलेजिबल बोलेंगे। इनकोरिजिबल, इन प्लस कोरिजिबल। कोरिजिबल क्या होता है? सुधार के लायक, जिसमें हम सुधार ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का बिहेवियर है, उसमें हम सुधार ला सकते हैं। तो इनकोरिजिबल क्या होगा? जिसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं है, असुधार्य है, तो उसको हम बोलेंगे इनकोरिजिबल। इनक्रेडिबल, इन प्लस क्रेडिबल। क्रेडिबल का मीनिंग हमें पता ही है, जिस चीज़ पे हम भरोसा किया जा सकता है। तो इन प्लस क्रेडिबल क्या होगा? ऐसी भी कोई चीज़ जिसमें हम कोई भरोसा नहीं कर सकते, वो भी इनक्रेडिबल इंडिया। जैसे हम इंडिया का टूरिज्म डिपार्टमेंट कैंपेन चलाता है इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब भारत इतना सुंदर है कि उसको देख के आप भरोसा भी नहीं कर पाओगे। और इनएलिजिबल, इन प्लस एलिजिबल। एलिजिबल की मीनिंग क्या होती है? पात्र, पात्रता। तो इनएलिजिबल क्या होगा? अपात्रता। ये कोई किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनएलिजिबल। तो दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ये क्या होगा आंसर? इनकोरिजिबल। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें क्या पता करना था? यहाँ पे सिनोनिम्स पता करना था। सेलिब्रेट क्या करना होता है? सेलिब्रेट का मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज को इन सेलिब्रेट करना, मनाना। कोई भी आपकी कोई हैप्पी ओकेजन है तो उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड है डोंट। डोंट का मीनिंग तो क्या होता है? फ्राइटन करना किसी चीज को, डराना। फ्राइटनिंग कोई भी टास्क होता है वो बोलते हैं ना डोंटिंग टास्क है, विच रिलेवेंट ही नहीं है। अश्योर करना, किसी को अश्योर करना, किसी को भरोसा दिलाना। और रिजॉइस का क्या मतलब होता है? रिजॉइस करना मतलब शोइंग हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। शोइंग और फीलिंग एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो सेलिब्रेट का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? रिजॉइस। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है? अगेन फोर्थ क्वेश्चन एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर एग्जाम में, हर प्रीलिम्स की पेपर में एटलीस्ट 4 तक पूछे जाते हैं, तो 3 या 4 आपको लर्न करके जाते हैं। और ये लो हैंगिंग फ्रूट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। सो वन हु ईट्स ए लोड। शोफर, कैसे ये चौफर नहीं प्रोनाउंस होता है, शोफर होता है। तो शोफर क्या होता है? प्रोफेशनल कार ड्राइवर। आपने देखा होगा ना बॉलीवुड मूवीज में जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट दिखाते हैं, तो उनका जो ड्राइवर होता है जो व्हाइट कलर का सूट पहने रहता है, कैप भी लगाता है, तो वो कोई नहीं है, शोफर है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्टीवर्ड। स्टीवर्ड क्या होता है? अटेंडेंट। जैसे फ्लाइट में क्या होता है? जो फीमेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट एयर होस्टेस। मेल होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टीवर्ड। शेफ क्या होता है? हमें पता ही, जो खाना बनाता है। ग्लटन क्या होता है? जो बहुत ज्यादा खाता है, भुक्कड़ जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे वन हु ईट्स ए लोट, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? ग्लटन। फिफ्थ क्वेश्चन, हमें क्या करना है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बनाना है।
तो मार्था मेड पेनकेक्स यस्टरडे। सो सेंटेंस ही ऑलरेडी पास्ट में है, तो हम सिंपल सा क्या होगा, पेनकेक्स को पहले ले लेंगे। कैसे बनेगा सेंटेंस? पेनकेक्स वर मेड बाय मार्था यस्टरडे। जब ऑलरेडी मेड के अंदर सेंटेंस है, पास्ट में, तो पास्ट में ही रहने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पेनकेक्स वर मेड बाय मार्था यस्टरडे। अब ये तो वैसे ग्रामेटिकल भी गलत है, पेनकेक्स है तो प्लूरल है, तो वास तो आएगा ही नहीं, वर आएगा वैसे भी। बीइंग कब आता है? जब कंटिन्यूस वर्ब में कोई वर्ब, कोई एक्शन कंटिन्यूस हो रहा है। अगर ईच होता तो बीइंग आता, तो ये तो वैसे आ भी नहीं सकता। हैड बीन का तो सवाल ही नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option that can rectify the incorrectly spelled word in the following sentences. The government had ordered for the maintenance of the report. Options क्या है? maintenance, मेंटेनेंस, maintenance, ये तो देखने से ही लॉजिकल लग रही है, मेंटेनेंस। तो चलिए बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, मेंटेनेंस, MEINTENANCE। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैंने आपको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, प्रीलिम्स में, CGL में भी, CPOSR में भी। स्टडी ऑफ कॉइन्स, ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स होते हैं, पुराने कॉइन्स होते हैं, गुप्ता एज के कॉइन्स हैं, या मौर्य के कॉइन्स हैं, या मुगल्स के कॉइन्स हैं, उनकी स्टडी करता है, उसे क्या बोलते हैं, वो हमें बताना है। तो कोरियोग्राफी क्या होता है? आजकल इतने सारे डांस शोज आते हैं, तो कोरियोग्राफी क्या होता है? कोरियो मीन्स डांस, ग्राफी क्या होता है? हमने पढ़ाई है कि ग्राफी का मीनिंग होता है साइंस और किसी चीज़ की कला। अगर आपको ये वर्ड ग्राफिक्स से एंड होने वाले वर्ड्स चाहिए तो मेरे उसमें रूट वर्ड्स की सीरीज में जाइए, उसमें ग्राफी रूट वर्ड से मैंने बहुत सारे वर्ड्स कवर करवाते हैं, कोरियोग्राफी भी है। तो कोरियोग्राफी क्या होती है? द साइंस और आर्ट ऑफ डांसिंग। डांस को सुपरवाइज करने के लिए कौन होता है? कोरियोग्राफर। इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है? बहुत सारा आज के टाइम बिग डाटा जनरेट होता है, तो इसको एनालिसिस करना होता है, तो वो हम किस में करते हैं? इन्फॉर्मेटिक्स और सब्जेक्ट में आता है इन्फॉर्मेटिक्स। कार्टोग्राफी क्या होता है? जहाँ पे भी रोड वर्ड कार्ट तो यूज होगा, तो उसका मतलब होता है रिलेटेड टू मैप्स। ग्राफी का हमने यहाँ ऊपर देखा, ये मैपिंग, ग्राफी मीन्स साइंस, तो कार्टोग्राफी क्या हो गया? द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स। अब हमारा क्या बचता है? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? साइंस ऑफ स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, न्यूमिस्मेटिक्स। Question 8. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains an error. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, इतनी जल्दबाजी में तो हम क्वेश्चन को भी अच्छे से नहीं पढ़ते, तो हमें देखना होता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा। तो अपना सेंटेंस क्या है? डॉक्टर सिन्हा हैज़ ब्रॉट अबाउट ए न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। अभी चारों सेगमेंट यहाँ पे दिए हैं, 1 2 3 4, इसमें से इसके अंदर एरर है वो हमें फाइंड करना है। सो डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट ए न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, यहाँ तो हमें कोई गलती दिख नहीं रही है। बुक ऑन सोशल, ये तो वैसे बहुत छोटा है, इसमें भी कुछ दिख नहीं रहा। डॉक्टर सिन्हा हैज में भी कुछ नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? ब्रॉट अबाउट ए न्यू। सो ब्रॉट अबाउट हम जहाँ पे भी यूज करते हैं, वो किसके लिए यूज होता है? ब्रॉट अबाउट हमेशा ही कोई चेंज होता है उसके लिए यूज होता है कि ई ब्रॉट अबाउट ए चेंज। लेकिन यहाँ पे चेंज के बारे में बात हो रही है क्या, कि उन्होंने कोई क्रांति लेके आए हैं, कोई नया आइडिया लेके आए हैं, तो ब्रॉट अबाउट सही होता। बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक नई बुक पब्लिश की है, किस पे? सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का जो सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, सामाजिक प्रभाव क्या होता है, उसे बुक लॉन्च की है। तो इसके लिए करेक्ट वर्ड कहाँ पे है? ब्रॉट आउट। ही ब्रॉट आउट ए बुक।
तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रॉट आउट होना चाहिए। तो यहाँ एरर किस में है, थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए स्पेलिंग एरर। द occurrence of lunar eclipse is often a mystery for children। तो यहाँ पे किस टाइप के वर्ड्स अक्सर ऐसे सी गलत देती है। occurrence तो बिल्कुल सी है, डबल सी एंड डबल आर है। इक्लिप्स भी सही है, बोस एड्रेस भी सही है, डबल डी है, डबल एस है, मीटिंग ट्रेन लाइन्स को पैरेलल, होस्ट इंस्टीट्यूशन सही है, मस्ट प्रोवाइड द डेलीगेट्स विथ अकोमोडेशन एट ए सब्सिडाइज रेट्स। अकोमोडेशन हम आपने ये तो बहुत बार पूछा जाता है, अकोमोडेशन में क्या आता है, डबल सी ओ डबल एम ओ आता है, डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन। यहाँ पे स्पेलिंग एरर किस में है, इन द वर्ड अकोमोडेशन। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। अब क्वेश्चन 10 में हमें क्या करना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम। ये अभी हमें पता करना है कि इडियम से ही क्वेश्चन है। इन दोज डेज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज, वी वर थैंकफुल इफ वी कुड कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि उन दिनों में हम लग्जरी या बहुत ज़्यादा महंगी वस्त्र या लग्जरियस लाइफस्टाइल एक्सपेक्ट नहीं करते थे, हम इसी चीज़ के लिए शुक्र गुजारते कि वी कुड कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। इसका क्या मीनिंग, फर्स्ट आंसर क्या है, अवॉइड स्टारवेशन, कि हम भूखमरी से दूर रहे, हम भूखे नहीं मरे। सेकंड क्या होता है, वेलो इन द पॉवर्टी। अगेन वेलो इन द पॉवर्टी क्या है, ये खुद भी अपने आप में क्या है, ईडियम है। वेलो इन द पॉवर्टी का क्या मीनिंग होगा, रिमेन पुअर, कि गरीबी के अंदर ही कंटिन्यूस जिंदगी जीना। रेलिस फूड क्या होता है, रेलिस का मीनिंग क्या होता है, रेलिस भी अक्सर पूछा जाता है। रेलिस मीनिंग अगर आपको कोई खाना बहुत ही अच्छा लगे तो उसको आप इंजॉय करके खाओ, तो हम उसको बोलेंगे रेलिस। तो खाने को एकदम अच्छे से इंजॉय करके खाना, और इनकरेज स्टारवेशन, भूख मरी को बढ़ावा दे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अवॉइड स्टारवेशन। अब बाकी तीनों वर्ड्स को आप देखेंगे तो वो आप वैसे भी उनको रूल आउट कर पाओगे। रेलिस फूड, इंजॉय करके खाना, वो तो सेंटेंस के हिसाब से भी मैच नहीं हो रहा है। और इनकरेज स्टारवेशन और वेलो इन पॉवर्टी, ये दोनों तो अलग ही मीनिंग है इनका। इनका तो इसका जो मीनिंग है इसके अपोजिट मीनिंग है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अवॉइड स्टारवेशन। 11th क्वेश्चन, अगेन हमें एंटोनिम पता करना है। वी शुड प्लान आवर एक्शंस जुडिशियसली बिफोर गोइंग टू वॉर। अब हमें जुडिशियसली का मीनिंग पता होना चाहिए। तो जुडिशियस का क्या मीनिंग होता है, केयरफुली, केयरफुल। वो बंदा जुडिशियस है, केयरफुल है, मेटिकुलस है, मेटिकुलस है। तो हमें युद्ध पे जाने से पहले अपने एक्शंस को केयरफुल या मेटिकुलस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। सही बात है। तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट इरिवरेंट। इरिवरेंट कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, इर प्लस रिवरेंट। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जहाँ पे भी वर्ड रिवर आता है, REVER, इसका क्या मीनिंग होता है, किसी का आदर करना, रेस्पेक्ट करना। इरिवरेंट क्या होगा, जो किसी का आदर नहीं करता है। ये तो आंसर हो नहीं सकता है। इरिटेटिंगली क्या होता है, इरिटेट से बना है, इसको परेशान करना। इरिलेवेंट क्या होता है, इर प्लस रिलेवेंट। रिलेवेंट क्या होता है, उस चीज से रिलेवेंट। हम बोलते हैं ना इरिलेवेंट है, मतलब उस चीज से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आंसर क्या है, ऑप्शन क्या होता है, इरेशनल। इरेशनल क्या होता है, कोई भी आदमी कोई भी डिसीजन लेता है वो बिना किसी लॉजिक के लेता है। तो अब यहाँ पे वर्ड क्या है, जुडिशियसली, केयरफुल, मेटिकुलसली, हर चीज को सोच समझ के की प्लानिंग करता है। और इरेशनल बंदा क्या होगा, बिना समझे कुछ प्लान नहीं कर लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल। अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 में देखना है कि ग्रामेटिकल एरर किस में है। सो इट इज सेड दैट जोसेफ वाज नॉट रेडी टू गो टू वॉर, कि ये कहा गया था कि जोसेफ युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार नहीं था। तो हमें क्या गलती है कि सेड मतलब पास्ट टेंस, जोसेफ वाज, अगेन पास्ट टेंस में तो वो खास गड़बड़ दिख नहीं रही है, सेंटेंस सही लग रहा है। कार्ल मार्क्स वाज ऑब्वियसली, क्योंकि ही इज नो मोर। रिनाउंड सोशल साइंटिस्ट, रिनाउंड मतलब, रिनाउंड का क्या मतलब है, जाना पहचाना। जाना पहचाना भी नहीं, जो जिसकी उस एरिया में काफ़ी नाम हो। अब इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। इंडिया की जो फोर्स है, दे आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी और इंटीग्रिटी। बट यहाँ पे क्या है, या तो आर आ रहा है, तो या तो हमें यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, इंडियन
फोर्सेज, तभी तो आर आ रहा है। ये इंडियन फोर्स इज होना चाहिए, तो ऑब्वियसली गलती का है इसमें। फोर्थ सेंटेंस क्या, इट इज इम्पॉसिबल टू वेक क्रिस्टीन अप इन द मॉर्निंग, ये भी सेंटेंस सही है। तो ग्रामेटिकल एरर किसमें, इंडियन फोर्सेज आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। जैसे वर्ड पुलिस होता है, वैसे ही फोर्सेज जो वर्ड है वो यहाँ पे प्लूरल लोगों को इंडिकेट करता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 13, अगेन हमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, ईडियम का मीनिंग पता करना है। रीना पुल्ड ए लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट bought her a diamond necklace for their anniversary। रीना ने लॉन्ग फेस पुल किया क्योंकि उसके हस्बैंड ने उनके एनिवर्सरी पे डायमंड नेकलेस नहीं लिया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू बी यूफोरिक। यूफोरिक मीन्स वर्ड बना है यूफोरिया से। यूफोरिया मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होना। टू बी एक्सटेटिक, वो भी अगेन एक्सटेसी से वर्ड बना है, तो एक्सटेसी का मीनिंग भी सेम होता है कि बहुत ज़्यादा खुश होना। टू बी इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड के दो मीनिंग हो सकते हैं, जैसे हाउसेज को इलेक्ट्रीफाई करना, मतलब विलेज को इलेक्ट्रीफाई करना, गांव तो बिजली पहुंच गई है, या फिर कोई भी बंदा होता है वो बहुत खुश, उसके अंदर एकदम अचानक से कोई खुशी की या हर्ष की फीलिंग आती है, उसको इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं। तो देखा जाए तो इन तीनों का तो मीनिंग एक ही है। और जो टू लूज सैडेड मतलब सैड फील करना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, होल्ड ए लॉन्ग फेस, आंसर होगा 3। बाकी तीन तो इसके क्या हो गए, इस इडियम के मीनिंग के एंटोनिम हो गए। 14th क्वेश्चन, हमें क्या करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हमेशा जो एक्टिव पैसिव वॉइस के दो क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से हमेशा ही आसान रहते हैं, उनमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और एटलीस्ट दो क्वेश्चन हर पेपर में मैंने देखा है, प्रीवियस टेंस के हिसाब से देखा है कि दो एटलीस्ट क्वेश्चन आते ही है। सो दे आर बिल्डिंग ए न्यू हॉस्पिटल इन द सिटी। अब हमें ऐसे देखना है कि क्या है, बिल्डिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, ING यूज हो रहा है, तो कैसे हम करेंगे, ए न्यू हॉस्पिटल पहले आ जाएगा, ए न्यू हॉस्पिटल। अब बिल्डिंग है, ING है, तो क्या आएगा, ऑब्वियसली पता है कि ING जहाँ पे भी यूज होता है तो बीइंग आएगा। तो इज बीइंग, बीइंग के साथ में क्या आएगा, बिल्ट बाय द। तो अब यहाँ पे इससे ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, बीइंग का ऑप्शन एक ही है, तो क्लियरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन 15, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Almost immediately they heard the high shrill piercing cry of tires on the sidewalk। अचानक से उन्होंने तेज श्रिल और पियर्सिंग क्राई, श्रिल मतलब तीखी कर्कश आवाज सुनी टायरों की रोड पे। जब कोई भी गाड़ी जा रही होती है हाई स्पीड में, जब अचानक से ब्रेक मारती है तो वो आवाज सुनी हो। तो इसके वर्ड्स देखते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है, बीसीज। तो बीसीज का मीनिंग क्या होता है, बीसीज का मीनिंग तो क्या होता है, टू आस्क समबडी फॉर समथिंग इन एंक्सियस वे। किसी से कोई चीज ऐसे मांगना जैसे लगता है कि इसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इम्प्लोर करना भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, बेग करना भी हो सकता है, भीख मांगने टाइप का। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेसिस तो इसका मीनिंग नहीं होगा। सेकंड क्या है, क्रेस। क्रेस क्या होता है, शिशु गृह, जहाँ छोटे बच्चों को रखते हैं। अगर जो यंग मदर्स है जो वो काम पे जा रही है, तो हर ऑफिस में आजकल शिशु गृह होना चाहिए, तो क्रेस इसका मीनिंग हो नहीं सकता है। ब्लीच क्या होता है, ब्लीच करना, हमें पता है ब्लीचिंग प्रोसेस होती है, पानी को साफ करने के भी होती है, और अक्सर स्विमिंग पूल वगैरह में भी ब्लीच का यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्क्रीच, स्क्रीचिंग साउंड। स्क्रीच साउंड क्या होती है, एक तेज साउंड, तेज और तीखी और पेपर साउंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या पता करना है, सिनोनिम। ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, थैंकफुल। तो ये एक इजी वर्ड है, थैंकफुल क्या है, किसी ने हमारे लिए कुछ काम किया, तो थैंकफुल मतलब हम उनके आभारी रहेंगे, उनका एहसान मानेंगे, ठीक है। तो सिनोनिम पता करना है, तो फर्स्ट वर्ड क्या है, अनग्रेटफुल। अब अनग्रेटफुल क्या होगा, जो किसी का भी आभार नहीं मानता है, तो इसका एंटोनिम हो गया, सिनोनिम में है नहीं, एहसान फरामोश टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
अनग्रेटफुल। तो ये तो इसका अपोजिट हो गया। थैंकफुल और ग्रेटफुल सिनोनिम है। अफर्मेशन क्या होता है? अफर्मेशन होता है किसी चीज के लिए सकारात्मक रवैया अपनाना या किसी को स्वीकार करना। ये अफर्मेटिव एक्शन होता है, किसी के लिए पॉजिटिव एक्शन लेंगे। और इसके अलावा अफर्म करना, किसी चीज को, किसी फैक्ट को एक्सेप्ट करना। थर्ड वर्ड क्या है? ओबलाइज्ड। ओबलाइज मतलब, ओबलाइज करना तो मतलब किसी का काम करना, और ओबलाइज मतलब मैं ओबलाइज्ड फील कर रहा हूँ। तो ओबलाइज का मीनिंग क्या होता है? थैंकफुल, आभारी किसी भी काम के लिए। तो ये होगा ओबलाइज्ड। तो यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? ओबलाइज्ड। अब ऑब्सक्योर एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी अक्सर आता है। तो ऑब्सक्योर क्या होता है? नॉट वेल नोन। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत नोन नहीं है, इसका इंटरनेम क्या हो जाएगा? फेमस। या फिर कोई ऐसा, ऑब्सक्योर में ऑब्सक्योर का मीनिंग ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी कोई नॉलेज की चीज या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत कम लोगों को पता है, या फिर जो कुछ चीज अस्पष्ट है, वेग है, तो वो भी ऑब्सक्योर बोल सकते हैं। तो ऑब्सक्योर का भी यहाँ पे कोई मीनिंग बनता नहीं है, उसका सिनोनिम नहीं। तो थैंकफुल का सिनोनिम क्या होगा? ओब्लाइज्ड। अगेन एंटोनिम पता करना है। अफर्मेटिव जस्ट अभी हमने देखा था कि अफर्मेटिव क्या होता है? स्वीकार करना है या सकारात्मक रवैया किसी का। अफर्मेटिव। सैंक्शन करना, किसी के फंड सैंक्शन करना क्या होता है? स्वीकृत करना। तो ये तो ऑप्शन यहाँ पे किसी को रिलेवेंस ही नहीं है। नेगेटिव। एक्विसियंस और एक्सेशन। एक्सेशन क्या होता है? एक्सेशन हमें पता ही है। एक तो एक्सेशन क्या होता है? राज्य अभिषेक किसी राजा का होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेशन। एक्सेशन सेरेमनी होती है। इसके अलावा एक्सेशन क्या हो सकता है? टू गेट ए पोस्ट। अगर कोई बंदे ने कोई अच्छी पोस्ट हासिल की है तो एक्सेशन, एक्सेसिंग ए पोस्ट, ठीक है। तो ये भी इसका कोई मीनिंग होगा नहीं। एक्वेशंस क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई बात बताए तो वो उसके फैक्ट्स को जाने पहचाने बिना उस चीज को स्वीकार कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वेशंस। मतलब किसी बंदे की उस चीज के लिए मौन स्वीकृति है। अगर कोई बंदा कुछ गलत भी कर रहा है तो उस चीज के लिए मौन स्वीकृति है उस चीज के लिए। मतलब वो भी उसके अंदर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं उसकी हामी है, तो उसको बोलते हैं एक्वेशंस। इसका भी कोई मीनिंग यहाँ पे मिलता नहीं। ये तो सिनोनिम कुछ हद तक इसका हो सकता है, पर एंटोनिम तो नहीं हो सकता। अफॉर्मेटिव मतलब सकारात्मक, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो अंडरलाइन दिया गया पार्ट है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। इफ देर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। तो सेंटेंस है, एज द रूलर्स ऑफ द प्लेनेट ह्यूमंस like to think that it is the largest creatures that will emerge victorious from the struggle for survival. ह्यूमंस, इंसान, क्योंकि वो पूरे प्लेनेट के रूलर्स हैं, वो ये सोचना चाहते हैं कि इट इज द लार्जेस्ट क्रीचर, सबसे बड़े क्रीचर्स हैं, और दैट विल इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए जो स्ट्रगल चल रहा है उसमें सबसे विक्टोरियस कौन इमर्ज होंगे? ह्यूमंस। अब इट इज लार्जेस्ट क्रीचर्स, सो इट इज द मोस्ट लार्ज क्रीचर। अब मोस्ट लार्ज क्रीचर्स, तो अगर मोस्ट लार्ज आ गया तो क्रीचर्स नहीं आएगा, क्रीचर आएगा। ये हमें पता है कि मोस्ट लार्ज का है, या तो वन ऑफ द लार्ज क्रीचर्स होता तो ऐसा आता है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं यहाँ पे। दे आर ए लार्जेस्ट क्रीचर। अब लार्जेस्ट के साथ तो हमें पता ही है द आता है, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। दे आर द लार्जेस्ट क्रीचर। देखिए लार्जेस्ट के साथ में हमेशा द आर है, दे आर द लार्जेस्ट। इट कैसे आएगा? इट तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है ना, लिविंग थिंग्स या के लिए, ह्यूमंस के लिए इट थोड़ी यूज होता है। सो एज द रूलर्स ऑफ द प्लेनेट ह्यूमंस लाइक टू थिंक दैट दे आर द लार्जेस्ट क्रीचर्स। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या पता करना है? सिंपल ऑप्स क्वेश्चन है, बारबरिटी। बारबरिटी क्या होता है? अनसिविलाइज्ड।
जब पुराने टाइम पे लोग रहते थे बारबरिक फॉर्म में रहते थे, अनसिविलाइज्ड फॉर्म में रहते थे, बर्बरता की फेस पे थी कि लोग किसी को भी मार देंगे खाने के लिए, कोई सिविलाइजेशन नहीं था। आज के दिन जैसे रूल्स को फॉलो करते हैं ऐसा कुछ नहीं था, तो उसको हम बोलते हैं बारबरिटी, सेवेजरी। सेवेज भी इसका एक थोड़ा सा एग्जैक्ट सेम तो नहीं है पर इससे मिला जुला वर्ड है सेवेज। सो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शंस क्या क्या है इसमें? सबसे पहला ऑप्शन तो है केयरलेस, फिर है कॉम्प्रोमाइज, फिर कंपेशन और फिर रायबलरी। तो केयरलेस का क्या मीनिंग होता है? केयरलेस का मीनिंग तो होता है क्रूअल, निर्दयी। तो ये तो इसका एंटोनिम तो होगा नहीं, ये तो सिनोनिम हो सकता है इसका। केयरलेस भी क्या है, निर्दयी। बारबरिटी क्या होता है? ये तो एक्सट्रीम लेवल की बर्बरता, जहाँ पे कोई रूल या कुछ भी नहीं हो। कॉम्प्रोमाइज करना क्या होता है? किसी चीज़ में समझौता करना। तो इसका तो इनक्वालिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। राइवलरी क्या होती है? दुश्मनी, ये भी नहीं है। कंपेशन क्या होता है? किसी चीज़ में दया दिखाना, दया की भावना होना। तो बारबरिटी क्या है? अनसिविलाइज। कंपेशन क्या है? ऐसा व्यक्ति जो दयालु है। तो इसका करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? कंपेशन। अभी क्वेश्चन 2 तो बहुत ही अच्छा है, ये तो आपको आज अच्छे से आना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपने सही किया तो आप 70-80% लोगों से आगे निकल जाओगे इस क्वेश्चन के मामले में। So the following sentence had been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. After I retired, I started a second career as a writer and published several books, which allowed me to share my stories and insights with a wider audience. So after I retired, I started a second career as a writer and published several books. Published several, many books, plural है, कोई गड़बड़ नहीं है. Which allowed, मैंने कई सारी बुक्स पब्लिश की. which allowed, अगेन पास्ट टेंस की बात हो रही है. allowed me to share my story and insights with a wider audience. अब अगेन यहाँ सब कुछ सही है, लेकिन आप देखोगे कि आफ्टर आई रिटायर के बारे में बात कर रहा है. आफ्टर आई रिटायर्ड आई स्टार्टेड ए सेकंड कैरियर. स्टार्टेड में क्या है? पास्ट टेंस. बट रिटायर में क्या यूज कराई? प्रेजेंट टेंस. तो ये क्वेश्चन किसके बारे में है? टेंस मिसमैच. अब जब पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट में सारे वर्ड्स होंगे ना, तो क्या होना चाहिए? आफ्टर आई रिटायर्ड आई स्टार्टेड ए सेकंड करियर. तो यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें, आफ्टर आई रिटायर्ड आई स्टार्टेड ए सेकंड करियर. ऑप्शन 2. अब हम कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करते हैं. कॉम्प्रिहेंशन आपको सही करना बहुत ही ईजी भी है प्लस मैंडेटरी भी है, क्योंकि इसके 5 मार्क्स होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं. 5 into 2 10 मार्क्स है. सो इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड. डिलीटेड मीन्स ब्लैंक छोड़ा गया. 1 2 3 4 5 नंबरिंग है. रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच प्लेस. कई बार क्या होता है, जो एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे बेस्ट है वो नहीं होगा, बट हमको क्या करना है? ऑप्शंस में से जो बेस्ट अप्रोप्रिएट है, इन 4 में से जो अप्रोप्रिएट है वो हमें चूज करना है. सो आई हैव ए रिकरिंग ड्रीम. रिकरिंग क्या होता है? अगेन एंड अगेन जो आता है. आई हैव ए रिकरिंग ड्रीम, मेरा एक सपना है जो मुझे बार बार आता है. अब आगे क्या बोला? एक्चुअली आई हैव ए फ्यू. यहाँ पे क्या बोला था? आई हैव ए रिकरिंग ड्रीम, मेरा एक सपना मुझे बार बार आता है. एक्चुअली एक नहीं, कई सारे हैं. तो उनमें से एक है अबाउट डिसमेम्बरिंग ए बॉडी. डिसमेंबर क्या होता है? डिस प्लस मेंबर, किसी की बॉडी को काटना, अलग अलग पीसेज में काटना डिसमेम्बरिंग होता है. आई वुड रेदर नॉट गेट इनटू इट. सो उन कई सारे सपनों में से क्या है, एक के अंदर में कई सारी बॉडी को काटने के बारे में, पर मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा. बट दे, अब यहाँ पे ब्लैंक है. पर्टिनेंट वन इज अबाउट कॉलेज. पर्टिनेंट क्या होता है? पर्टिनेंट क्या होता है? रिलेवेंट. जो सबसे रिलेवेंट है यहाँ पे, जो मैं बात कर रहा हूँ उससे जो सबसे संगत है यहाँ पे, वो कॉलेज के बारे में. यहाँ पे फुल स्टॉप. ठीक है. अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हर क्वेश्चन के जाने से पहले आपको क्या करना है कि पूरा पैसेज एक बार पढ़ लेना है. अब 21 आंसर को, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें पूरा पैसेज पढ़ना है. कई बार क्या होता है कि हम पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो ही हमें पूरे पैसेज की फील आएगी. इट इज़ द एंड ऑफ द सेमेस्टर. सपने की ये बात करें कि सेमेस्टर एंड हो गया एंड आई सडनली, अचानक से, ब्लैंक
that there is a class I forgot to attend ever and now I have to sit for the final exam. कि अचानक से मेरी जगह सेमेस्टर खत्म होने वाला है और मुझे पता चला कि एक सब्जेक्ट की मैं क्लास अटेंड करना ही भूल गया। एवर मीन्स हमेशा के लिए, कभी अटेंड नहीं की, और अब मुझे उसकी फाइनल एग्जाम में बैठना है। आई वेकअप पैनिक, मैं अचानक से पैनिक होकर जग गया और मेरी जीपीए पेरिल में है, खतरे में। पेरिल में खतरा। सो हाउ कुड आई हैव डन दिस, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। देन वाई डू आई शो अ ब्लैंक है यहाँ पे, डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्यों डिससेटिस्फाई करता हूँ। देन आई रिमेंबर आई हैवंट बीन इन कॉलेज इन मोर देन ए डिकेड, फिर मुझे ऐसे याद आया उठने के बाद कि मैं तो कई सालों में मुझे तो कॉलेज गए हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो समवन विथ dash knowledge of my academic career might point out that this nightmare scenario is not that far removed from my actual collegiate experience. And at certain times in my life, it did not take the magic of slumber to find me completely unprepared for a final. अब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पे क्या बोला है, समवन विथ डेस नॉलेज ऑफ माई एकेडमिक करियर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको मेरे एकेडमिक करियर का नॉलेज होगा, वो इस चीज़ की तरफ इशारा कर सकता है। पॉइंट आउट मतलब इशारा कर सकता है दैट दिस नाइटमेयर सिनेरियो, कि जो ये सपने का सिनेरियो था। क्या सिनेरियो था कि मैं क्लास लेना ही भूल गया पूरे एक सब्जेक्ट की, अब मुझे एग्जाम देनी है। इज नॉट दैट फार रिमूव फ्रॉम माई एक्चुअल कॉलेजिएट एक्सपीरियंस, कि ये जो सिनेरियो है इसमें इसका मेरे कॉलेज के एक्सपीरियंस से काफ़ी हद तक समानता है। नॉट फार रिमूव, यहाँ पे नोट की बात कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव, फार रिमूव मतलब मेरे रियल एक्सपीरियंस भी ऐसे ही है कॉलेज के। एंड दैट एट सर्टेन टाइम्स इन लाइफ, कुछ कुछ टाइम्स पे इट नॉट टेक द मैजिक ऑफ स्लम्बर टू फाइंड मी कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर ए फाइनल। स्लम्बर क्या होता है, डीप स्लीप। तो कई बार तो क्या हुआ कि मुझे जैसे इस सपने में क्या हुआ कि मैं सोता रह गया, पर कई बार तो मुझे सपने की जरूरत नहीं हुई, मैं सपने क्या, मुझे नींद की भी जरूरत नहीं, फिर भी मैं फाइनल के लिए तैयार नहीं था, एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं था। मीन्स ये कह रहा है कि जैसा मेरा सपना था वैसे ही मेरी लाइफ है। सपने में तो मैं नींद में रह गया था इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन बाकी जगह मैं सोया भी था, लेकिन मैंने भी फाइनल्स के लिए तैयार नहीं किया हो पाया था। एंड वेल ब्लैंक ऑफ वाट मे और मे नॉट बी ट्रू ऑफ माई पर्सनल स्कॉलिस्टिक रिगर, आई सस्पेक्ट द स्कूल स्ट्रेस टीम इज क्वाइट ए कॉमन वन। एंड वेल डैश ऑफ वॉट मे और मे नॉट बी ट्रू ऑफ माई पर्सनल स्कॉलिस्टिक रीगर, कि जो मेरा पर्सनल जो स्कॉलिस्टिक रीगर है मतलब जिस वजह से मैंने पढ़ाई की है, मैं ये सस्पेक्ट करता हूँ कि जो स्कूल के जो स्ट्रेस के ड्रीम आते हैं दे आर क्वाइट कॉमन, वो स्टूडेंट्स को काफ़ी कॉमन सपना है उनको एग्जाम्स को लेकर। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वेश्चन 21 नंबर 1 ब्लैंक नंबर 1 है, उसमें हम क्या फिल कर सकते हैं। I have a recurring dream. Actually, I have a few. One is about dismembering a body. I would rather not get into it. But the pertinent one is college. तो pertinent क्या होता है, relevant. तो क्या ऑप्शन क्या आएगा, बेटर, बेस्ट के साथ तो pertinent आएगा ही नहीं, स्ट्रॉन्ग का कोई रिलेवेंस नहीं है। ऑप्शन आएगा यहाँ पे मोर रिलेवेंट। बेटर, अगर मोर नहीं होता तो बेटर आ सकता था, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, बट द मोर रिलेवेंट वन इज अबाउट कॉलेज। मीन्स क्या बोल रहे हैं, एक सपना मेरे को इसके बारे में आया, बट जो मैं आगे बोलने वाला हूँ उसके बारे में जो मोर रिलेवेंट है वो कॉलेज के बारे में। अब हमें क्या करना है, फिल द ब्लैंक नंबर 2 में क्या था, इट्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर एंड आई सडनली डैश दैट देयर इज ए क्लास आई फॉरगॉट टू अटेंड एवर एंड नाउ आई हैव टू सिट फॉर द फाइनल एग्जाम। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि सडनली एंड आई सडनली प्रेज दैट देर इज ए क्लास आई फॉरगॉट अटेंड, तो इससे प्रेज वाली तो कोई बात नहीं है। एंड आई सडनली ऑफर दैट देर इज ए क्लास टू अटेंड, कोई सेंस नहीं बनता है, प्रॉमिस का भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो रियलाइज कि मैंने अचानक से पाया, मैंने रियलाइज किया कि मैं क्लास को ही अटेंड करना भूल गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 23 फिल इन ब्लैंक नंबर 3। नंबर 3 का है, हाउ कुड आई हैव डन दिस, वाई डू आई सो डिससेटिस्फाई माई सेल्फ। अब हमें वर्ड ध्यान देना है कि यहाँ ब्लैंक से पहले क्या है, सो वाई डू आई सो अनप्रेडिक्टेबली,
नहीं आएगा, अनप्रेडिक्टेबल नहीं आएगा, क्योंकि ओवरऑल पैसेज की थीम के साथ में नहीं है। क्योंकि पूरी पैसेज में क्या बात कर रहा है, वो खुद भी बोलता है कि जैसे मैं नींद के अंदर ही था, उसके अलावा मेरा कॉलेजिएट एक्सपीरियंस भी ऐसा है, मेरे करियर में बहुत सारी टाइम था मैं जब सोया नहीं, फिर भी मैं फाइनल्स के लिए तैयार नहीं हो पाया था। कन्फ्लिक्टिंगली तो तब होता है कि जब कई जगह, एक जगह मैंने बहुत अच्छा किया, एक जगह पूरी लाइफ में मैंने अच्छा किया, बट उस टाइम भी मैं सो गया था। क्लमजीली क्या होता है, क्लमजी क्या होता है, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड भी यहाँ कोई सेंस बनता नहीं है। तो अपना ऑप्शन है क्या, कंसिस्टेंटली। वाई डू आई सो कंसिस्टेंटली डिससेटिस्फाई हिमसेल्फ, कि मैं कंसिस्टेंटली हर ओकेजन पे अपने आप को कैसे डिससेटिस्फाई कर लेता हूँ। ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 24 और ब्लैंक नंबर 4 की जगह क्या आएगा, तो क्वेश्चन क्या है, समवन विथ डेस नॉलेज ऑफ माई एकेडमिक करियर might point out that this nightmare scenario is not that far removed from my actual collegiate experience। तो ये क्या बोल रहा है कि जो मेरा जो सपना था, मेरे एकेडमिक करियर के बारे में जिसको कुछ भी पता होगा वो बता सकता है कि जो सपना था वैसा ही मेरा कॉलेज का एक्चुअल एक्सपीरियंस था। तो इसके लिए क्या आएगा, इंस्टिगेट करना। समवन विथ इंस्टिगेट नॉलेज, इंस्टिगेट तो क्या होता है, उकसाना, किसी को भड़काना। तो ये तो यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। डिस्टेंस मतलब दूर का, रिमोट भी दूर का, ब्लेक का तो अलग सेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमोट। किसी को थोड़ा सा भी अगर कुछ आइडिया होगा, रिमोट नॉलेज होगा, मेरे एकेडमिक करियर का हल्का सा भी आभास होगा, तो उसको पता लगेगा कि जैसे सपने में मेरा हाल था वो मेरे एकेडमिक करियर में भी यही हाल। अब क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या करना है, ब्लैंक नंबर 5 में क्या आएगा। 5 में क्या है, एंड वेल ऑफ वॉट मे और मे नॉट बी ट्रू ऑफ माई पर्सनल स्कॉलिस्टिक रिगर। तो यहाँ पे क्या लाइटर टोन में कह रहा है कि जो मैंने जब मेरे स्कॉलिस्टिक रिगर की बात की उसके बारे में सही हो या नहीं हो। आई सस्पेक्ट द स्कूल स्ट्रेस ड्रीम इज ए क्वाइट वन, कि किसी ने अच्छी प्रिपरेशन की हो, किसी ने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की हो, फिर भी स्कूल के लिए जो स्ट्रेस के जो ड्रीम होते हैं सबके आते हैं। इसमें हम ऐसा वर्ड यूज करेंगे जो पहले का जो एक्सपीरियंस है उसको उससे हट के भी ऑप्शन जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिगार्डलेस, कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डलेस सभी बच्चों को स्ट्रेस के बारे में ड्रीम्स आते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट मॉक टेस्ट 2 कल सुबह 9 बजे अपलोड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो डेली की सीरीज है ये अपनी कंटिन्यू रहेगी, और मैं कोशिश करूँगा कि जैसे कि जो ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन है वही मैं आपसे मॉक टेस्ट में पूछूँ। चलिए, थैंक यू।